हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए अनदर मोस्ट एंड टफेस्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज 7th चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। आज हम सिर्फ ग्राफ बनाकर और बताकर बताएंगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ग्राफ समझ तो आता है, बट ग्राफ बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आता है, बहुत डिफिकल्टीज आता है। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, बिकॉज ग्राफ बनाकर भी दिखाएंगे आपके लिए। तो एंड तक प्यारे बच्चों बने रहना, आपको सारा का सारा डाउट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करवा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलो, सो बिफोर वी स्टार्ट विल डिस्कस क्या क्या पढ़ना है सर जी हम लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले विल डिस्कस एग्रीगेट डिमांड एंड व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई। डन। कंजम्पशन फंक्शंस पढ़ेंगे। देयर आर टू प्रोपेंसिटीज टू मेजर कंजम्पशन, दैट इज एपीसी एंड एमपीसी। अगेन पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज या टू प्रोपेंसिटीज टू मेजर सेविंग, दैट इज एपीएस एंड एमपीएस। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेरिवेशंस पढ़ेंगे। ये डेरिवेशंस दो होते हैं, दैट इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। न्यूमेरिकल तो भैया ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। तो ये सारा चीज डिस्कशन करेंगे। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन, टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, सेविंग, टू टाइप्स ऑफ सेविंग। ठीक है, एंड डेरिवेशंस को बताकर चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलो, ये तो क्लियर हो गया, इससे ज्यादा हमको पढ़ना ही नहीं है। सो बिफोर वी स्टार्ट, पहले ही आपको ये बता दूं कि भैया ये जो भी चैप्टर अगेन ये प्लान्ड है, ये एक्चुअल नहीं है, ये प्लान्ड है। तो याद रखना, विल डिस्कस, जो भी डिस्कस करेंगे वो सब प्लान्ड होगा, वो एक्चुअल नहीं होगा। चलो, ये भी डन हो गया। अब जो है सबसे पहले व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जब इंडिविजुअल पर्सन डिमांड करता था, 11th में हम लोग पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज सेड टू बी डिमांड। एंड जब पूरा कंट्री मिलकर डिमांड कर रहा है, दैट इज सेड टू बी एग्रीगेट डिमांड। पूरे कंट्री में 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आते हैं, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। सो ऑल दी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जब ये मिलकर प्लान कर रहे हैं डिमांड करने का, दैट इज सेड टू बी एग्रीगेट डिमांड। ये तो हो गया डन। अब डेफिनेशन के पॉइंट से देखते हैं व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय इन लिमिटेड इनकम एंड लिमिटेड टाइम पीरियड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज सेड टू बी एग्रीगेट डिमांड। तो एक लिमिटेड इनकम के अंडर में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंडर में, ये सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर जो भी डिमांड करने का प्लान कर रहे हैं, दैट इज सेड टू बी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है प्यारे बच्चों, बट एक चीज मेक श्योर करके चलना कि यहां पर सिर्फ फाइनल गुड्स आता है, बिकॉज नेशनल इनकम में ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होता है। सेकंड हैंड गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज देयर वैल्यू आर ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एंड अगर उसको ऐड करेंगे तो इट विल लीड टू, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या होता है, डबल काउंटिंग। सो अगेन इसलिए विल डिस्कस या विल कंसिडर ओनली फाइनल गुड्स। ठीक है, डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन बता दिया। अब एग्रीगेट डिमांड का 4 सेक्टर्स होता है, 4 कंपोनेंट्स होता है, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कौन करता है कंजम्पशन, हाउसहोल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, फर्म, गवर्नमेंट तो आप जानते हो। एंड एक्स माइनस एम मतलब फॉरेन ट्रेड। ये 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। एंड जब ये चारों सेक्टर्स मिलकर डिमांड करने का प्लान कर रहे हैं, दैट इज सेड टू बी एग्रीगेट डिमांड। डन। एग्रीगेट डिमांड का अगेन ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड एंड राइट इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड। हम लोग खर्च कर रहे हैं। अब हम लोग कौन से गुड्स पे खर्च करते हैं, कंज्यूमर की कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स पे। सो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउसहोल्ड और परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। चलो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फर्म। फर्म कौन से गुड्स पे करेगा, कैपिटल गुड्स पे। सो इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म और कैपिटल गुड्स। चलो, ये भी डन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट खर्च करेगा। गवर्नमेंट कौन से गुड्स पे करेगा, दोनों गुड्स पर, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। डन। नेट एक्सपोर्ट। सो नेट एक्सपोर्ट से पहले विल डिस्कस व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट। सो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के डिफरेंस को नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जो गुड्स हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है बट फॉरेन कंट्री में डिमांड होता है,
दैट इज सेड टू बी एक्सपोर्ट। एंड इंपोर्ट का मतलब फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूस होता है बट डोमेस्टिक कंट्री में डिमांड होता है, दैट इज सेड टू बी इंपोर्ट। एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट। So export refers to the process in which goods are produced in domestic country but demanded in foreign country, and import refers to the process in which goods are produced in foreign country but demanded in domestic country, and their difference is said to be net export. Components and their explanation done. चलो, ये तो मैंने बता दिया। अब आता है यहां से इनका ग्राफ का सेशन स्टार्ट होता है। चलो, बट बिफोर वी स्टार्ट एक चीज और बताना चाहूंगा कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स पूछेंगे, आपको चारों कंपोनेंट्स लिखना है, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बट इसके बाद हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ही पढ़ने वाले हैं, दैट इज एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। टू सेक्टर्स मींस सिर्फ यहां पर हाउस होल्ड एंड फर्म ही इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड। बट अगर आपसे कंपोनेंट्स पूछेगा, आपको सारा 4 कंपोनेंट्स को लिखकर एक्सप्लेन करना है। बट आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ओनली, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म। चलो, ये तो डन हो गया सर जी। अब द थिंग इज दैट कि भैया यहां पर ग्राफ जो आपको बनाकर दिखाएंगे, बिकॉज जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। चलो, सो सबसे पहले एडी का फॉर्मूला क्या होता है, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। सिर्फ टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होता है। अब सी प्लस आई दैट्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या बिना इनकम का कंजम्पशन होगा? क्या नहीं होगा, तो एक इनकम का कॉलम, ठीक है। क्या बिना इनकम का इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं, तो इनकम इज मैंडेटरी। चलो, अब एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, ये हो गया आपका एडी का फॉर्मूला। चलो, अब द थिंग इज दैट यहां पर शेड्यूल बनाना, और शेड्यूल को बनाने का भी एक तरीका है। सबसे पहले इनकम आपका कभी भी जीरो के अलावा और कहीं से स्टार्ट होता नहीं है, तो इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारा इनकम, हम बॉर्न होते साथ तो इनकम नहीं जनरेट करते, बट बॉर्न होते साथ हम कंजम्पशन करना स्टार्ट करते हैं इवन आवर इनकम इज जीरो। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं मैंने बताया है, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो ये 40 हो गया, ये 120, ये 200, ये 280, ये 360, ये 440, चलो, और एक 520, ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो एक कांस्टेंट इनकम ले लो, इन्वेस्टमेंट सॉरी, 20, 20, 20 एंड 20, ये भी डन। अब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला सी प्लस आई, 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 20 380, 440 प्लस 20 दैट इज 460 एंड 520 प्लस 20 दैट इज 540। तो ये आपका ग्राफ का शेड्यूल भी भैया डन हो गया। अब इसी के बेसिस में हम ग्राफ बनाएंगे। तो एक चीज आप मेक श्योर करके चलना, जैसे मैं बना रहा हूं आपको वैसा ही करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नेमिंग का नामकरण नहीं करते, बिना नामकरण का बना कर आते हैं एंड उसके बाद तो मार्क्स कटता है। तो जो भी ग्राफ पढ़ रहे हैं उसका नाम आपका जाएगा वाई एक्सिस में। किसका ग्राफ पढ़ रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, मेक श्योर करना आप शॉर्ट फॉर्म यूज ना करो। एंड ये इनकम, चल, तो इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट हुआ है, 600 तक गया है, दैट इज 100, 200, 300, 400, 500, 600। चलो, अब कंजम्पशन कहां से 40 से लेकर है, तो 20 20 कर दे रहे भाई, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140 तक एनफ है, बताकर आपको समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले आप चेक कर सकते हो इन्वेस्टमेंट कहां से गया भैया, कांस्टेंट है 20 पर, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम पर डिपेंड नहीं होता है। अब आप चेक करो कंजम्पशन कहां से स्टार्ट हुआ, 40 से, ठीक है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कहां से स्टार्ट हुआ, 40 से। ये आपका कंजम्पशन है, ये सीसी इज द कंजम्पशन कर, बिना नामकरण का मत बनाना। अब ये पूरा पार्ट जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर 40 का कंजम्पशन हुआ, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोटेड बाय सी बार। डन। अब सी और आई पता चल गया, कंजम्पशन बता दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट बता दिया, दैट इज सी प्लस आई हो गया। अब एडी कितना हो रहा है, 60, तो 60 कहां पर है बच्चों, यहां पर है स्ट्रेट लाइन,
एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, ये हो गया। अब ये जहां से स्टार्ट हो रहा, आप टी दे दो नाम, ये था आपका एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ जो हम बनाकर दिखाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ग्राफ कैसे बनाना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो। चलो ये बनाकर दिखा दिया, अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं यहां पर जो मैंने पीपीटी डाला है। चलो सो सेम ग्राफ है, सेम शेड्यूल। अब द प्रॉब्लम इज दैट जो आप शेड्यूल बनाते हो वो बनाने का भी प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है आप यहां देखकर बताना। सबसे पहले इनकम तो जीरो से स्टार्ट हो गया, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। मैंने वहां 40 लिया था, यहां पर 20 से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप इनकम तो भैया ठीक है, कंजम्पशन बनाने का तरीका क्या है। एक टाइम आता है जब हमारा इनकम जीरो होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन होता है। एक टाइम पीरियड आता है कि हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कंजम्पशन होता है, ये भी होता है। फिर एक टाइम आता है हम जितना कमाते हैं वो पूरा पूरी खर्च हो जाता है, ऑब्वियसली होता है। फिर एक टाइम आता है कि हम जितना कमा रहे हैं कुछ कंज्यूम होता है एंड कुछ पार्ट ऑफ इनकम सेव होता है। तो इस तरीका से बनाएंगे, फिर और इनकम बढ़ेगा और सेव करेंगे, और बढ़ेगा और सेविंग बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा एंड और सेविंग बढ़ेगा। तो ये डेटा आप याद कर लेना, सबसे पहले 20, फिर इनकम से थोड़ा ज्यादा 120 कर देंगे, फिर इनकम और कंजम्पशन बराबर देंगे 200 200, फिर एक टाइम आएगा जो सेविंग होना स्टार्ट होता है, इनकम 300 कंजम्पशन 280, सेविंग 20 हुआ। फिर सेविंग, इनकम बढ़ा सेविंग और बढ़ेगा, 40 से सेव करेंगे, इनकम 400 कंजम्पशन 360, फिर 40 सेव किए, फिर 60 सेव किए, 20 20 आप बढ़ाते चल जाना, 500 इनकम हो गया, कंजम्पशन 440 हो गया, सेविंग कितना हुआ 60 का। फिर यहां पर सेविंग और इनकम बढ़ा, सेविंग और किए, अब सेव कितना के 80, तो 20 20 के डिफरेंस में आप कर देना। तो ये हो गया आपका शेड्यूल, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा ग्राफ। तो मैंने बता दिया, अब जैसे मैंने ग्राफ बनाया है वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना था। सबसे पहले y एक्सिस, x एक्सिस एंड ओरिजिन बताया मैंने, तो सेम है। इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट एग्रीगेट डिमांड, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम, सेम है। AD इक्वल्स टू C प्लस I, AD क्या होता है C प्लस I, where AD is the function of consumption demand and investment demand, because आप consumption या investment कर रहे हो तो आप demand ही ना कर रहे हो, so AD is the function of consumption demand and investment demand। तीसरा, आप कंजम्पशन चेक कर सकते हो, ये हमेशा पॉजिटिव में गया है, तो पॉजिटिव कंजम्पशन इवन आर इनकम इज जीरो, बिकॉज ये मंत्र है याद कर लेना, because when our income is zero still we spend some amount of money on our consumption and that consumption is known as autonomous consumption which is denoted by C bar। मतलब जब हमारा इनकम जीरो होता है स्टिल हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड करते हैं ऑन आवर कंजम्पशन एंड दैट कंजम्पशन इज सेड टू बी ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोटेड बाय C bar। ये भी डन। अब आएगा इन स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर, तो आप चेक कर सकते हो कंजम्पशन का स्लोप कैसा है, अपवर्ड है कि नहीं है। क्यों है, बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, इनकम बढ़ेगा आप चेक कर सकते हो, कंजम्पशन भी बढ़ता है बिकॉज इनकम पर डिपेंड रहता है। अब आएगा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का लाइन कैसा है फटाफट बताएंगे। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ इनकम, ये इनकम पर डिपेंड नहीं है। आप चेक कर सकते हो इनकम जीरो था तो भी सेम था, इनकम बढ़ा तो भी सेम इन्वेस्टमेंट, और बढ़ा तो से भी सेम इन्वेस्टमेंट, सो इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। अब मैंने सी बता दिया, आई बता दिया, क्या निकलेगा एडी, तो एडी कहां से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट टी से, विच एक्सिस वाई एक्सिस, representing at zero level of income autonomous consumption plus autonomous investment। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कितना एडी है 40, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हम जो भी कंजम्पशन करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, एंड जीरो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, डन। फिर स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप कैसा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन है कि नहीं है, क्यों है, because as income increases aggregate demand also increases। जैसे ही इनकम बढ़ेगा आप चेक कर सकते हो, जैसे ही इनकम बढ़ेगा पूरा कंट्री मिलकर डिमांड भी अपना बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। so as income increases aggregate demand also increases। ये था शेड्यूल, ग्राफ एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। बिना ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मत करना या बिना एक्सप्लेनेशन का ग्राफ मत बनाना, दोनों बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स मैंने ऑलरेडी अटैच कर रखा है, आपको जहां से कन्वीनियंट होगा वहां से नोट्स ले सकते हो। चलो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड डन। अब आता है एग्रीगेट सप्लाई। सो व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई, सेम
Aggregate supply refers to the money value of final goods and services which all the sectors of economy are planning to supply in limited income and limited time period during an accounting year is said to be aggregate supply. Same एक लिमिटेड इनकम के अंडर में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंडर में सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मिलकर जो भी सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, दैट इज सेड टू बी एग्रीगेट सप्लाई. ये भी डन हो गया. अब द थिंग इज दैट एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है C प्लस एस, इनकम का फॉर्मूला भी C प्लस एस होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है. तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस एस, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला सेम है. या एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू C प्लस एस, ये भी डन है. या C प्लस एस इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, या C प्लस एस इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू इनकम, बिकॉज इनकम का फॉर्मूला भी C प्लस एस है और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला भी C प्लस एस है. मतलब जितना हमारा इनकम होगा एग्रीगेट सप्लाई भी उतना होगा, बिकॉज द फॉर्मूलाज ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम इज सेम. डन. अब सेम चीज मैं ग्राफ में बनाकर दिखाऊंगा एग्रीगेट सप्लाई के बारे में एंड देयर शेड्यूल अलोंग विद ग्राफ. सो सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या था? C प्लस एस, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग. तो अगेन बिना इनकम का कंजम्पशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं. एक इनकम का कॉलम, बिना इनकम का सेविंग होता है क्या? बिल्कुल नहीं. तो इनकम इज मैंडेटरी. तो एक कॉलम इनकम का, कंजम्पशन का एंड सेविंग का. मैंने बताया इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, बट कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. 400, 500 एंड 600, ये कितना होगा? 20. फिर ये 120, 120, फिर 200, 280, 360, 440 एंड 520. अगेन यहाँ पर सेविंग कैसे निकलेगा? सेविंग निकालने का सेम फॉर्मूला मैंने बताया था, y इक्वल्स टू C प्लस एस, y इक्वल्स टू C प्लस एस. जब आपको इनकम और कंजम्पशन दिया तो सेविंग बिल्कुल निकलेगा. इनकम 0, कंजम्पशन 20, सेविंग क्या होगा सर जी? जल्दी बताओ. तो अगेन सेविंग इक्वल्स टू, आप इसको इधर भेज दो, 0 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 20 आ रहा. तो ये माइनस 20, ठीक है. या 40 भी कर सकते हो, हाँ 40 कर लो, बेटर रहेगा 40. तो ये कितना आएगा? माइनस 40, ये माइनस 20, ये 0, 20, 40, 60 एंड 80. ये ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर रखा है पूरा डिटेल वर्जन में. चलो, तो ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई के बारे में. अब एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ पर शेड्यूल एक और कॉलम बनेगा, एग्रीगेट सप्लाई C प्लस एस. तो आप चेक कर सकते हो बनाकर यहाँ पर भी, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू C प्लस एस. कंजम्पशन कितना है? 40, सेविंग कितना है? माइनस 40. तो 40 माइनस 40 0 आया कि नहीं आया? मैंने सेम बताया था, इनकम का फॉर्मूला और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला सेम है. तो जितना हमारा इनकम रहेगा एग्रीगेट सप्लाई भी उतना रहेगा. 0, 100, 200, 300, 400, 500 and 600, because the formula of AS and income is always same. चलो, अब इसी को हम ग्राफ बनाकर दिखाते हैं. Y एक्सिस, X एक्सिस, ओरिजिन. जिसका ग्राफ पढ़ रहे उसका नाम यहां पर जाएगा, नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्रीगेट सप्लाई, यहां पर जाएगा इनकम. चलो, इनकम अगेन यहां पर 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. चलो, एग्रीगेट सप्लाई भी 100 100 ले लेंगे. 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. सेम आप देख सकते हो, 0 पे एग्रीगेट सप्लाई इज 0, फिर यहाँ पर 100 पे 100 है, फिर 200, 300, 400, 500 एंड 600. तो ये आपका इस तरीका से बनेगा Y और AS, बिकॉज इनकम का फॉर्मूला भी और AS, बिकॉज इनकम का फॉर्मूला भी C प्लस एस है एंड एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला भी C प्लस एस है. बट एक चीज आप मेक श्योर करके चलना कि इनकम हमेशा, जो भी एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ है वो हमेशा 45 डिग्री पर बनता है, बिकॉज इनकम हमेशा कंसिस्टेंटली राइज करता है, डबल नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है. तो 45 डिग्री से ही हमेशा बनेगा. चलो, ये भी मैंने बता दिया, बनाकर दिखा दिया. चलो, आप यहां चेक कर सकते हो, यहां पर भी सेम है. इनकम, कंजम्पशन, सेविंग सेम डेटा है. देखो आप 0, ये भी 0, 100, ये भी 100, बिकॉज इनकम का एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला दोनों का दोनों सेम होता है. चलो, ये भी डन हो गया सर एग्रीगेट सप्लाई.
आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंजम्पशन फंक्शन। तो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? सो कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, मतलब इतना इनकम में, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम में कितना कंजम्पशन वो कंट्री कर सकता है, दैट इज सेड टू बी कंजम्पशन फंक्शन। क्वेश्चन आएंगे यहां से VVIP आप लेकर चलो, यहां से क्वेश्चन आएंगे, तो मेक श्योर करके चलना, आप इसको इग्नोर ना करो। तो एक बार फिर से बता रहा हूं अब इसका इक्वेशन जानना बहुत जरूरी है। कौन सा रिलेशनशिप बताएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके किसके बीच में? कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम के बीच में, दैट इज सेड टू बी कंजम्पशन फंक्शन। डन। अब पहले इसको बनाकर दिखाता हूं, वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना है। अगेन कंजम्पशन बनाना है तो एक कॉलम इनकम बनेगा, एक कॉलम कंजम्पशन बनेगा। इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा बट वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520, ये हो गया कंजम्पशन। अब इसी के बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, जिसका ग्राफ पढ़ रहे उसका आप नाम लिखना कंजम्पशन। कंजम्पशन यहां जाएगा इनकम। चलो सो अगेन 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन 20, 40, 60, 80, 100, 120 तक आप दे दो। चल अब इनकम हमेशा 45 डिग्री पे होता है, वाई और एएस, बिकॉज इतने इनकम में कितना कंजम्पशन होगा, ये इनकम एंड कंजम्पशन के बीच का रिलेशन है, तो इनकम का एक कॉलम बनेगा। ये कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। कंजम्पशन कितने से स्टार्ट हो रहा? 40 से। चलो तो 40 से स्टार्ट हो, ये कंजम्पशन हो गया, सीसी इज द कंजम्पशन का। अब ये पार्ट जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, डिनोटेड बाय सी बार। अब ये जहां पर इंटरसेक्शन करता है इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, डिनोटेड, या इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, इक्वल ब्रेक इवन पॉइंट है डिनोटेड बाय ई। ब्रेक इवन पॉइंट डिनोटेड बाय ई वेयर सी इक्वल्स टू वाई। इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, दैट्स व्हाई इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिस सेविंग, बिकॉज इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। एंड इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेविंग, सेविंग बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आया है, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहीं पर हम नहीं दिखा सकते हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट तभी होता है जब इनकम एंड कंजम्पशन बराबर होगा, सेम होगा। तो शेड्यूल में आप चेक कर सकते हो इनकम और कंजम्पशन कितने लेवल ऑफ इनकम पर बराबर है, 200 पे। तो मैंने भी यहां पर 200 लेवल ऑफ इनकम पर ही इनकम और कंजम्पशन को इक्वल दिखाया है। आप यहां पर 200 मेंशन कर रहे हो और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट लाइक कर रहा है 300 पे, तो आपका ग्राफ पूरा का पूरा रॉन्ग है। तो मेक श्योर करना जब आप बनाओगे तो ब्रेक इवन पॉइंट उतने ही लेवल ऑफ इनकम पर दिखाना जितने पे आपका शेड्यूल पर मेंशन हो रहा है, अदरवाइज पूरा गलत। ये हो गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट के पहले वाले पॉइंट को, मतलब इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डिसेविंग। क्या बोलते हैं? डिसेविंग। क्यों? बिकॉज इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। इनकम है आपका 100 बट आप कंजम्पशन कर रहे हो 120। इनकम 0 है, कंजम्पशन कर रहे हो 40 का। ये कहां से पैसा आ रहा है? सेविंग से। तो सेविंग से जब पैसा निकल रहा है दैट इज सेड टू बी डिसेविंग। बट ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाले पॉइंट को आप बोलते हो सेविंग, बिकॉज इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। इनकम 300, कंजम्पशन 280, 20 सेव हुआ। इनकम 400, कंजम्पशन 360, तो 40 सेव हुआ। इनकम 500, कंजम्पशन 440, 60 सेव हुआ। इनकम 600, कंजम्पशन 520, तो 80 रुपीज सेव हुआ। तो इस वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सेविंग, बिकॉज इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। चलो डन ग्राफ। अब यही ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं। चलो सेम ग्राफ आपको दिख रहा होगा, तो जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। इन द गिवन फिगर
वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कंजम्पशन एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम। फिर मैंने इनकम का लाइन बनाया था, OY इज द इनकम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री which is equals to AS because वो aggregate supply and income सेम होता है। अब मैं कंजम्पशन का लाइन बनाया था, तो CC is the consumption curve because consumption कहीं से भी स्टार्ट होता है बट जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। So CC is the consumption curve starting from point C on which axis? Y axis, and at zero level of income it is representing autonomous consumption. So sorry, फ्लो में आ गए थे। That point is said to be the point before the break. Sorry, गलती बोल दिया मैंने, ध्यान भटक गया। CC is the consumption curve starting from point C on y-axis at zero level of income. It is representing autonomous consumption because ये मंत्र है, याद कर लेना। When our income is zero, still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is said to be autonomous consumption, denoted by C bar. Very most important point. So अब आता है, ये सारा हो गया। अब स्लोप ऑफ कंजम्पशन का तो आप चेक कर सकते हो, कंजम्पशन का स्लोप कैसा है? अपवर्ड। क्यों? बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। डन। अब इनकम बना दिया, कंजम्पशन बना दिया, अब क्या आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। So the point where income curve and consumption curve intersect with each other, that point is known as break even point, denoted by E, where income equals to consumption, where C equals to Y. Done. अब द पॉइंट बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग डिस सेविंग। ये पूरा पार्ट क्या है? डिस सेविंग, बिकॉज इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। एंड द पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेविंग। ये पूरा पार्ट क्या है? सेविंग। क्यों? बिकॉज इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। इनकम कम है, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम ज्यादा है एंड कंजम्पशन कम है। That's why इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग। यहां से क्वेश्चन आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले वाले पॉइंट को डिस सेविंग बिकॉज इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, एंड द पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग सेविंग बिकॉज इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। चलो, कंजम्पशन फंक्शन तो बता दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको बोलते हैं, या कैपेसिटी टू कंज्यूम। ये कंजम्पशन को मेजर करने का दो तरीका होता है, that is APC and MPC। APC and MPC क्या होता है बच्चों, वो डिस्कशन करते हैं। So APC का फुल फॉर्म होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब ये इतना इनकम में कितना कंजम्पशन होगा ऑन एवरेज बेसिस। ये कंजम्पशन ऑन एवरेज बेसिस पर बताता है कि एक पर्टिकुलर इनकम में कंट्री एवरेज बेसिस पे कितना कंजम्पशन करता है। चलो पहले इसको डिस्कशन करते हैं, फिर उसकी ओर बढ़ते हैं। चलो, तो APC का फॉर्मूला होता है C/Y। अब यही चीज को हम डिस्कशन करेंगे यहां पर अगेन ग्राफ में। चलो, सो अगेन APC का फॉर्मूला होता है AP, गलत कलर हो गया, रॉन्ग कलर, APC इक्वल्स टू C/Y। ठीक है। अब यहां पर मैं शेड्यूल बनाकर नहीं दिखाऊंगा बिकॉज शेड्यूल आपको सबको आता है, वो मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल एग्जाम में बनाकर दिखा चुका हूं। आज हम सिर्फ ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इनकम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, यहां पर कंजम्पशन, ये पार्ट इनकम, नो शॉर्ट फॉर्म प्लीज। अब हम बता चुके हैं इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है बट कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। ये पार्ट क्या हुआ? ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोटेड बाय C बार। अब ये जहां जहां पॉइंट्स एडजॉइंट हो रहा है वहां पर नॉर्म लिख देना आप, ये हो गया। अब यहां पर APC को बनाकर दिखाना है, APC कहां पर होगा? जो C/Y मैंने बताया, तो आप चेक कर सकते हो। कंजम्पशन के नाम पे ये है OM, तो ये हो गया आपका OM, एंड इनकम कितना आपका? OY। जब ये पार्ट कंजम्पशन तो ये भी पार्ट कंजम्पशन, दैट इज कंजम्पशन इक्वल्स टू OM एंड इक्वल्स टू YN। चलो, तो अगेन ये YN हो जाएगा। जब ये आपका इनकम है तो ये भी पार्ट इनकम होगा, मतलब इनकम इक्वल्स टू OY इक्वल्स टू MN। तो अगेन ये हो जाएगा आपका M एंड N। ये हो गया आपका APC का ग्राफ। बेसिकली हमको सिर्फ यहां पर ये बताकर दिखाना था कि APC इक्वल टू C/Y होता है, तो ग्राफ में C/Y कहां पर रहेगा ये मैंने बता दिया है। चल, अब यही चीज का एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कशन करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो APC का मैंने बता दिया। अब APC का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है। क्या क्या पॉइंट है मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। APC कैन बी ग्रेटर देन 1, APC इक्वल्स टू 1,
APC स्मॉलर देन 1 एंड APC नॉट इक्वल्स टू 0। ये 4 पॉइंट्स है जो आपको एकदम माइंड में रट लेना है, छाप लेना है। क्या है? APC कैन बी ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1, स्मॉलर देन 1 एंड नॉट इक्वल्स टू 0। इनकम और कंजम्पशन के बारे में बता रहा है कि एपीसी जो है वो इनकम से ज्यादा हो सकता है, एपीसी इनकम के बराबर हो सकता है, एपीसी इनकम से कम हो सकता है, लेकिन एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये है। अगर आपको फिर भी डाउट है, लो मैं एक बार फिर से शेड्यूल के हिसाब से बनाकर दिखा रहा हूं, आप चेक कर सकते हो। अगेन इनकम, इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम सेम 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ये 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। अब 4 एक्सप्लेनेशन था। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, एपीसी इक्वल्स टू 1, एपीसी स्मॉलर देन 1 एंड एपीसी नॉट इक्वल्स टू 0। एपी मतलब एवरेज बेसिस पे। तो आप चेक कर सकते हो क्या हमारा इनकम एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, मतलब इनकम से ज्यादा कंजम्पशन हो सकता है। यस सर हो सकता है। कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, कंजम्पशन अगेन ज्यादा है और इनकम कम है। यस, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 कब? व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। अब ये आ जाओ, क्या एपीसी इनकम और कंजम्पशन सेम हो सकता है? यस हो सकता है। कब होगा? ब्रेक इवन पॉइंट पे, व्हेन इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। डन। अब एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, क्या सॉरी स्मॉलर देन 1, क्या कंजम्पशन हमारे इनकम से कम हो सकता है? यस। कब होगा? व्हेन इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। आप चेक कर सकते हो, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, अगेन इनकम ज्यादा एंड अगेन कंजम्पशन कम। यस, APC can be smaller than 1 when income is more than consumption. And the last most important thing, APC is not equal to 0. APC कभी भी 0 नहीं हो सकता, because जब कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जीरो नहीं हो सकता है तो एवरेज बेसिस पे भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज व्हेन आवर इनकम इज जीरो स्टिल वी स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन आवर कंजम्पशन एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोटेड बाय सी बार। जब एक्चुअल बेसिस पे हमारा कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है इनकम से, तो एवरेज बेसिस पे भी कंजम्पशन कैन बी मोर देन इनकम। जब एक्चुअल लेवल पे इनकम और कंजम्पशन सेम हो सकता है तो एवरेज बेसिस पे भी इनकम एंड कंजम्पशन सेम होगा। जब एवरेज एक्चुअल बेसिस पे कंजम्पशन और इनकम कम हो सकता है तो एवरेज बेसिस पे भी एवरेज कंजम्पशन कैन बी लेस देन एवरेज इनकम। जब एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन जीरो नहीं होता है तो एवरेज बेसिस पे भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। डन, एपीसी के बारे में। अब आता है एमपीसी। एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब इनकम में चेंज आने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, ये कौन बताएगा? एमपीसी। दैट इज इट रेफर्स टू द चेंज इन रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द चेंज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसका फॉर्मूला है एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई क्या डेल्टा सी, अरे कुछ डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, मतलब इनकम में चेंज आने के कारण एग्जैक्टली कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, ये कौन बताएगा? एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगेन इसको ग्राफ में बनाकर दिखाते हैं कि सर ये कैसे बनेगा। चलो, शेड्यूल मैं नहीं बना रहा हूं बिकॉज शेड्यूल सब आता है आपको, अब सिर्फ ग्राफ बनेगा। सो अगेन ये कंजम्पशन का पार्ट है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, कंजम्पशन एंड इनकम। कंजम्पशन हमेशा जीरो को छोड़कर कहीं से भी स्टार्ट होगा बट जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ये y, ये m और ये n। अब अगेन इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, y से y1 एंड m से m1 कर दिया। चल, अब MPC का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई होता है। अब आप चेक करके बताओ कंजम्पशन में कहां से कहां चेंज आया है। ये पूरे पार्ट में कंजम्पशन, ये पार्ट है तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका? डेल्टा सी, और ये पूरा पार्ट हो गया डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी में कहां से कहां चेंज आया? m से m1 हो गया एंड इनकम में y से y1 हो गया। डेल्टा सी इक्वल्स टू m m1 एंड डेल्टा y इक्वल्स टू y y1। ये हो गया ग्राफिकल पॉइंट से एमपीसी। एमपीसी कैसे निकालना है मैं बता दिया, आप फटाफट इसको 3-4 बार देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अगेन
वापस आते हैं, आप चेक कर सकते हो सेम ग्राफ है वहां पर भी। चलो अब एमपीसी का 2 पॉइंट होता है, याद रखना, एकदम माइंड में छाप लेना। एमपीसी, द वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज वैरीज बिटवीन 0 to 1। एमपीसी का जितना भी आप आंसर देखोगे ये सब 0 से 1 के बीच में ही वैरी करेगा। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब आप गलत बना रहे हो, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। चलो गलती बोल दी। चलो अब why the value of MPC always varies between 0 to 1 ये बताते हैं। तो हमारा इनकम जो है, आर इनकम जो है वो या तो सेव होता है या तो कंज्यूम होता है, उससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। एंड एमपीसी हम किसके पॉइंट से पढ़ रहे, कंजम्पशन के पॉइंट से। तो हम जो भी एक्स्ट्रा इनकम कमाए अगर वो सेव कर लिए तो कंजम्पशन हुआ क्या, नहीं ना, तो एमपीसी जीरो। एंड अगर हम जो भी कमाए अगर वो पूरा पूरी कंज्यूम कर लिए तो एमपीसी इक्वल्स टू 1 बिकॉज इनकम के बराबर हो गया। That's why our income is either saved or consumed. If our additional income is saved, then MPC will be zero, no consumption. And if our additional income is consumed, then MPC will be 1 because हम पूरा income को consume कर लिए। कौन सा income को, actual income नहीं, additional income। additional income का मतलब क्या है, suppose आप regular basis पे 100 रुपीस कमाते हो, आज आप 400 कमाए तो एक्स्ट्रा कितना कमाए आप, 300। तो ये एक्स्ट्रा इनकम को या तो सेव करते या तो कंज्यूम करते हैं। अगर हम सेव कर लिए तो कंजम्पशन नहीं हुआ तो एमपीसी जीरो, और अगर इसको पूरा पूरी कंज्यूम कर लिए तो एमपीसी विल बी 1। दैट्स व्हाई इसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। डन। सेकंड है द एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। मतलब इनकम में चेंज आने के कारण पुअर पीपल का कंजम्पशन में ज्यादा चेंज आता है एज कंपेयर टू रिच। क्यों, बिकॉज पुअर अगेन वो पुअर है, रिच रिच है। रिच मींस क्या है, उनका नीड्स ऑलरेडी, सारा का सारा नीड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो जब उनका इनकम बढ़ेगा वो क्या ही कर लेंगे, पार्टी वार्टी कर लिए। बट पुअर पीपल का इनकम जब बढ़ता है तो अगेन उनके कंजम्पशन में चेंज आता है। इनकम बढ़ा वो फोन लेंगे, आईफोन लेंगे, टीवी, कार, फ्रिज, घर वर लेंगे। तो इनकम में चेंज आने के कारण पुअर पीपल का कंजम्पशन में ज्यादा चेंज आएगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ पुअर पीपल रिमेन अनसेटिस्फाइड। पुअर पीपल का मोस्ट ऑफ द नीड्स सेटिस्फाइड नहीं होता है। दैट्स व्हाई ड्यू टू चेंज इन इनकम द एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। आएगा एग्जाम में। ये पार्ट और ये पार्ट आप इग्नोर किए, आपका मार्क्स गयो। तो आप मेक श्योर करके चलना कि आप एक भी चीज यहां से इग्नोर ना करो, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। चल ये हो गया। अब आते हैं कंजम्पशन का पूरा पार्ट डन। अब हम सेविंग, सेविंग एंड सेविंग। चलो अब सेम जस्ट लाइक कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन पढ़ेंगे। So what is saving function? Saving function refers to the functional relationship between saving and national income. मतलब एक पर्टिकुलर इनकम में कंट्री कितना सेव कर सकता है, दैट इज सेड टू बी सेविंग फंक्शन। सो कौन सा रिलेशनशिप बताएगा, फंक्शनल, किसके किसके बीच में, सेविंग एंड नेशनल इनकम के बीच में। ये मेक श्योर करके चलना। आप इक्वेशंस को याद कर लो, आपको एग्जाम में भी पूछ देगा। चल अब सेम चीज हम ग्राफ के थ्रू बनाकर दिखाते हैं कि सेविंग का कैसे बनेगा सर जी। उप्स कहां गया, चल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग। इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, एंड सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, अगेन 40, 120, 200, 280, 360, 440 and 520। सेविंग -40, -20, 0, 20, 40, 60 एंड 80। ये हो गया आपका शेड्यूल। अब इसी के बेसिस हम बनाएंगे ग्राफ। सेविंग नेगेटिव में स्टार्ट होता है तो आप कुछ इस तरह का ग्राफ बनाना, बिकॉज नेगेटिव भी दिखाना है। चलो ओफो पेन गिर गया, लगता है पेन डैमेज हो गया। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, किसका ग्राफ पढ़ रहे, सेविंग का, ये वाई डैश। तो यहां पर सेविंग, यहां पर इनकम। चल सेविंग हो गया। अब डेटा देते हैं 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। अगेन 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120।
-20, -40, -60 तक दे दो, एनफ है। अब सेविंग कहां से स्टार्ट हो रहा? -40 से, तो ये हो गया -40। SS इज द सेविंग कर्व। ये पूरा पार्ट कंजम्पशन के पॉइंट से सी बार होता है, सेविंग के पॉइंट से माइनस सी बार। ये जो इंटरसेक्शन करता है, अगेन इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, डिनोटेड बाय आर, वेयर सेविंग इक्वल्स टू 0। चलो ये भी हो गया। अब ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं डिससेविंग। ये पूरे पार्ट को हम बोलेंगे डिससेविंग। क्यों बोलेंगे? बिकॉज ये डिससेविंग है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, डिससेविंग है। और ये पूरे पार्ट को हम बोलेंगे सेविंग। सेविंग क्यों? बिकॉज इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। और डिसेविंग क्यों है? बिकॉज इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। ये आप मेक श्योर करके चलना। बट अगेन द थिंग इज दैट आप यहां इंटरसेक्शन दिखा तो रहे हो, बट इंटरसेक्शन मतलब सेविंग और एक्स एक्सिस उसी लेवल पर इंटरसेक्ट करना चाहिए जहां पर सेविंग 0 है। तो 0 कितने लेवल ऑफ इनकम पर है? 200 पर। दैट्स व्हाई मैंने 200 पर इंटरसेक्शन दिखाया। आप इंटरसेक्शन दिखा रहे हो यहां पर 200 पे, और यहां पर आपका इंटरसेक्ट करा 400 पे, तो भैया पूरा गयो, ग्राफ इज रॉन्ग। तो प्लीज आप मेक श्योर करके चलना ये सब माइनर मिस्टेक्स ना हो। एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस लेवल ऑफ इनकम पर आप चेक कर सकते हैं, यहां पर जिस लेवल ऑफ इनकम पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है कंजम्पशन के पॉइंट से, उसी लेवल ऑफ इनकम पर भी सेविंग भी 0 होता है। आप चेक कर सकते हो, इनकम और कंजम्पशन 200 लेवल ऑफ इनकम पर बराबर है कंजम्पशन के पॉइंट से, तो एट सेम लेवल ऑफ इनकम भी सेविंग भी 0 होता है सेम लेवल ऑफ इनकम पर। मतलब कंजम्पशन के पॉइंट से जितने लेवल ऑफ इनकम पर इनकम एंड कंजम्पशन बराबर होता है, सेविंग के पॉइंट से सेम लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग 0 होता है। ठीक है, सेम लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग 0 होता है। मतलब कंजम्पशन के पॉइंट से ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? जब इनकम एंड कंजम्पशन बराबर होगा। ठीक है, एंड सेविंग के पॉइंट से ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? जब सेविंग 0 होता है, एंड द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कंजम्पशन एंड ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेविंग सेम लेवल ऑफ इनकम से स्टार्ट होता है, सेम इनकम से स्टार्ट होता है। जितने लेवल ऑफ इनकम पर इनकम और कंजम्पशन सेम रहेगा, उतने ही लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग भी 0 होता है। डन हो गया, सेविंग फंक्शन ग्राफ डन हो गया। अब आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सेम ग्राफ है, अब जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीका से एक्सप्लेन करना है। इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट सेविंग, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम। ये हो गया, ये हो गया। अब सेविंग कर्व है, तो SS इज द सेविंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट S ऑन y एक्सिस एट 0 लेवल ऑफ इनकम इट इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव सेविंग। ऑब्वियसली सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज व्हेन आवर इनकम इज 0 स्टिल वी स्पेंड सम अमाउंट ऑफ मनी ऑन आवर कंजम्पशन। जब हमारा इनकम 0 होता है, स्टिल हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने कंजम्पशन पर खर्च करते हैं, एंड दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन which is nothing but this saving। क्यों? कंजम्पशन के पॉइंट से सी बार बोलते हैं एंड सेविंग के पॉइंट से माइनस सी बार बोलते हैं, डिनोटेड बाय माइनस सी बार। अगेन सेविंग का स्लोप कैसा है? अपवर्ड। तो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों? एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। आप चेक कर सकते हो, जैसे ही आपका इनकम बढ़ रहा है, सेविंग भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब आएगा इंटरसेक्शन। तो द पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट x axis, that point is known as break even point denoted by r where s equals to 0 because saving यहां पर 0 है। आप चेक कर सकते हो, जब इनकम एंड कंजम्पशन जब इनकम एंड सेविंग या x एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, एंड दैट पॉइंट इज सेड टू बी ब्रेक इवन पॉइंट डिनोटेड बाय r बिकॉज इस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग इज 0। चलो, अब ब्रेक इवन के पहले वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? डिससेविंग, बिकॉज इनकम लेस देन कंजम्पशन, एंड द पॉइंट आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, ये वाले पार्ट को हम सेविंग बोलते हैं बिकॉज इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। ग्राफ एंड देयर एक्सप्लेनेशन डन। जल्दी से फटाफट लाइक करते जाओ बच्चों, ओनली फॉर यू ऑल। सर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं जस्ट फॉर यू ऑल, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो प्लीज लाइक तो बनता है यार, इतना डिजर्व करता ही हूं। चलो, अब आता है प्रोपेंसिटीज टू सेव। अगेन सेविंग को मेजर करने का दो तरीका होता है, दैट इज एपीएस एंड एमपीएस। इतना इनकम में, एक स्पेसिफिक इनकम में कंट्री कितना सेव कर सकता है ऑन एवरेज बेसिस, दैट इज सेड टू बी एपीएस।
एंड एपीएस का फुल फॉर्म एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, फॉर्मूला है S by Y. So formula done. Definition. So APS refers to the ratio of saving by the level of national income. याद करके चलना. अब इसी को ग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं. चलो अगेन सेव एपीएस बना रहे हैं. एपीएस का फॉर्मूला होता है S by Y. अब यही ग्राफ में बनाकर दिखाएंगे एपीएस में S by Y कहां पर आता है. एपीएस किसका पार्ट है बच्चों? सेविंग का. तो ये हमेशा नेगेटिव में स्टार्ट होता है. ये पार्ट सेविंग, ये पार्ट इनकम. सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा. ये पार्ट माइनस सी बार, ये पार्ट ब्रेक इवन पॉइंट डिनोटेड बाय R वेयर S इक्वल्स टू 0. अब इसको मैच कर दो. ये M हो गया, ये Y हो गया और ये N हो गया. कुछ भी दे सकते हो. या Y तो ये हो गया, ये आपका कर दो P कर दो. अब एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? S by Y होता है कि नहीं? तो आप चेक करो सेविंग में ये पार्ट सेविंग OM, तो सेविंग की जगह में क्या लिखोगे? OM. ठीक है. एंड इनकम की जगह में OP, तो OP हो गया. अब जब ये पार्ट आपका सेविंग है तो ये भी पार्ट सेविंग होगा. दैट इज सेविंग इक्वल्स टू OM इक्वल्स टू PN. तो यहां पर क्या होगा? PN. अब ये पार्ट इनकम है तो ये भी पार्ट आपका इनकम होगा. मतलब इनकम इक्वल्स टू OP एंड इक्वल्स टू MN. तो ये क्या होगा आपका? M और ये N हो गया. तो इसी के साथ हमारा एपीएस का ग्राफ भी डन. बट एपीएस का अगेन 4 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. क्या है? एपीएस कैन नेवर बी 1. ठीक है. कैन नेवर बी 1. एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. APS can be 0, APS can be negative. ठीक है. APS can be negative or less than 1, but APS rises with increase income. ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देना है. APS can never be 1. APS आपका 1 नहीं हो सकता. मतलब सेविंग आपका इनकम के बराबर नहीं हो सकता, इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता. APS can never be 0. APS can be 0, वो 0 हो सकता है. APS can be negative and APS rises with increase in income. यही चीज सेम डिस्कशन करेंगे आपके साथ. आई नो वीडियो लेंथी हो रहा है बट क्या करूं, आपके लिए लाया हूं सर जी, प्लीज देखना. सो एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. एपीएस आपका इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता. सेविंग आपका इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता. ये इनकम के बराबर नहीं हो सकता. आप इनकम कमा रहे हो 1000, आप सेव करोगे 1200, इम्पॉसिबल. या कमा रहे हो 1000, आप 1000 सेव करोगे, इम्पॉसिबल. एपीएस कैन बी 0. यस, सेविंग 0 हो सकता है. कब होगा? ब्रेक इवन पॉइंट पर. एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1. यस, एपीएस जो है सेविंग नेगेटिव हो सकता है. कब? when our income is 0, still we spend some amount of money and that consumption is nothing but this saving. ठीक है. एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम. इनकम के बढ़ने से जब आपका एक्चुअल सेविंग बढ़ता है तो एवरेज सेविंग भी बढ़ेगा. डन. So APS का पॉइंट आप याद कर लेना. APS can never be 1 or more than 1. APS can be 0. APS can be negative or less than 1. APS rises with increase in income. चलो ये भी डन हो गया. अब आता है MPS. What is MPS? सर्दी भी हो गया. MPS आ गया. So MPS refers to the change in ratio of saving by the change in level of national income. मतलब इनकम में चेंज आने के कारण सेविंग में कितना चेंज आएगा वो बताएगा MPS. That is, it refers to the change in ratio of saving by change in level of national income. सेम आपको ग्राफ में बनाकर दिखाएंगे. चलो अगेन MPS, that is delta S by delta Y. ये सेविंग हो गया. Y एक्सिस, X एक्सिस ओरिजिन, सेविंग एंड इनकम. सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा. ये माइनस सी बार, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट डिनोटेड बाय R वेयर S इक्वल्स टू 0. ये Y, ये M और ये N. अब इनकम बढ़ गया. Y से Y1, ये M से M1 हो गया. तो अगेन MPS क्या हुआ? डेल्टा S बाई डेल्टा Y. आप चेक करके बताओ डेल्टा S कहां पर हुआ? ये पूरा पार्ट डेल्टा S हुआ कि नहीं हुआ? सो डेल्टा S इक्वल्स टू M M1 और डेल्टा Y में कितना चेंज आया? सिर्फ इतना. सो Y Y1 हो गया.
मतलब इनकम में इतना चेंज आया और सेविंग में इतना चेंज आया। दिस इज थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इसी के साथ हमारा एपीएस एमपीएस समाप्त होता है। आप एमपीएस का 2 पॉइंट देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो एक ही पॉइंट है। सो अगेन जस्ट लाइक एमपीसी, द वैल्यू ऑफ एमपीएस आल्सो वेरीज बिटवीन 0 to 1। एमपीएस का भी सारा आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब यू आर प्रॉपर रॉन्ग ट्रैक पर हो। क्यों? बिकॉज अगेन आवर इनकम इज आइदर सेव्ड और कंज्यूम। अभी सेविंग के पॉइंट से बात करेंगे। हमारा इनकम जो या तो सेव होता है या तो कंज्यूम होता है। अगर वो सेव हो गया सेविंग के पॉइंट से तो एमपीएस विल बी इक्वल्स टू 1। And if our additional income is consumed, then MPS will be 0। वो क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। That's why value of MPS always varies between 0 to 1। Done। तो इसी के साथ हमारा कंजम्पशन का पार्ट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग फंक्शन समाप्त होता है। अब लास्ट 2 ग्राफ पढ़ेंगे एंड चैप्टर को पूरा समाप्त करेंगे, दैट इज डेरिवेशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब ये आता है डेरिवेशंस। 2 डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। ध्यान से देखना, डेरिवेशन क्या डेराइव करना है? सेविंग कर्व। किससे करना है? कंजम्पशन कर्व से। क्या निकालना है? सेविंग कर्व। किससे निकालना है? कंजम्पशन कर्व से। तो पहले क्या बनेगा? कंजम्पशन कर्व, उसके थ्रू सेविंग कर्व निकालना है। चलो ये भी डन हो जाएगा। अब यहां क्या है? डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, मतलब यहां पर कंजम्पशन निकालना है किससे? सेविंग से। तो पहले क्या बनेगा? सेविंग बनेगा। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सो पहले मैं बता रहा हूं डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं बिकॉज लिखने में बहुत टाइम लगेगा। डेरिवेशन है, सॉरी दैट ही बनाता हूं, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। तो पहले कंजम्पशन कर्व बनेगा, हम सब जानते हैं। तो प्रो प्रेयर हो गए बना बनाकर। एक्स एक्स ओरिजिन, ये कंजम्पशन और ये इनकम, ये वाई और एएस ये कितने डिग्री पे रहेगा? 45 डिग्री पे। ये कंजम्पशन हो गया, ये पार्ट आपका सी बार हो गया। अब सेविंग बनाना है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये पार्ट सेविंग, ये पार्ट इनकम। अब आपको एक्चुअली थोड़ा सा नियम मैं चेंज करूंगा। एक्चुअली यहां से ये लाइन पहले आप खींच देना तो आपका एक बार में आंसर बनेगा। अब ये सेविंग को यहां पर मिला दिया, ये सेविंग हो गया, ये पार्ट माइनस सी बार हो गया, ये पार्ट अगेन आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया डिनोटेड बाय आर वेयर एस इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व से सेविंग निकाल दिया। डन। अब डायरेक्टली पहले दोनों ग्राफ हम बनाकर दिखाते हैं। अब बनेंगे डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। कंजम्पशन निकालना किससे? सेविंग से। तो पहले बनाएंगे सेविंग कर्व, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये सेविंग और ये इनकम। ये सेविंग हो गया, ये पार्ट आपका माइनस सी बार हो गया। ये इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट डिनोटेड बाय आर वेयर एस इक्वल्स टू 0। अब इसी के बेसिस पे हम कंजम्पशन बनाकर दिखाएंगे। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये पार्ट कंजम्पशन, ये पार्ट इनकम। आप ये लाइन को पहले मैच कर देना। ठीक है, अब ये कितना हुआ? y और as। ठीक है, ये कितने डिग्री पे होगा? 45 डिग्री पे। अब कंजम्पशन इनकम को इंटरसेक्ट करेगा, ये पार्ट हो गया सी बार, ये पार्ट हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट डिनोटेड बाय ई वेयर सी इक्वल्स टू वाई। बिकॉज सेविंग के पॉइंट से जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं? एस इक्वल्स टू 0। एंड कंजम्पशन के पॉइंट से जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है उसको बोलते हैं सी इक्वल्स टू वाई। चल, ये ग्राफ तो मैंने डिस्कशन करा दिया बनाकर। अब इसी को एक्सप्लेन करना है, बट बिफोर एक्सप्लेनेशन आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्यों बनाया? यहां पर भी बनाया। तो ये लाइन को सिर्फ डिनोट करने का तरीका है कि जब इनकम एंड कंजम्पशन बराबर होता है उसी पॉइंट पर सेविंग भी 0 होता है। इस पॉइंट पे इनकम एंड कंजम्पशन बराबर है, सेम पॉइंट पर सेविंग भी 0 होता है। या जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग 0 होता है उसी लेवल ऑफ इनकम पर इनकम एंड कंजम्पशन भी बराबर होता है। इसी के थ्रू तो वो डिराइव किया ना, तभी तो जाकर वो डिराइव हुआ कि जो भी चीज कंजम्पशन का है उसी से सेविंग निकलता है एंड जो भी चीज सेविंग का है उसी से कंजम्पशन निकलता है। तो डन। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर एंड समाप्त करेंगे चैप्टर को। चलो
सेम ग्राफ आप देख रहे हो, एकदम सेम है। अब इसको करने का तरीका क्या है, 4 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। अब ध्यान से सुनना, मैं कट टू कट बता रहा हूं पहले हिंट के साथ में। चलो, सबसे पहले CC इज द कंजम्पशन कर्व एंड OY इज द इनकम कर्व एट 45 डिग्री बोलेंगे। फिर कंजम्पशन का C बार को सेविंग का माइनस C बार से रिलेट करेंगे। फिर कंजम्पशन का ब्रेक इवन पॉइंट को सेविंग का ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेट करेंगे एंड एट द एंड को S एंड R को जोड़कर आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो आ जाएगा आपका डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ये हिंट है, आप ये हिंट को अगर माइंड में ले लिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्वेश्चन आप प्रॉपर बना पाओगे, बिकॉज ये सब बड़े बड़े मार्क्स 3 मार्कर में है, 4 मार्कर में सब पूछेंगे। चलो, अब इसी के हिंट के थ्रू हम सब एक्सप्लेन करते हैं। So CC is the consumption curve and OI is the income curve बताएंगे। In the given figure, CC is the consumption curve starting from point C and OY is the income curve passing through origin at 45 degree। फिर कंजम्पशन का C बार को सेविंग का माइनस C बार से रिलेट करेंगे, तो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इट इज रिप्रेजेंटिंग ऑटोनॉमस कंजम्पशन, which means that when our income is zero, still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is known as autonomous consumption, which is denoted by C bar, which means that at same level of income, उसी level of income पर saving भी start होगा point S से, and at that level of income it is representing negative saving। उस जिस level of income पर कंजम्पशन का ऑटोनॉमस कंजम्पशन आता है, उसी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग भी नेगेटिवली स्टार्ट होता है, बिकॉज व्हेन आवर इनकम इज कंज्यूम्ड zero, still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is known as autonomous consumption, which is nothing but this saving, जो nothing but what this saving है, and that is denoted by minus C bar। so that's why again ये यहां से मैंने रिलेट कर दिया। अब आगे तीसरा पॉइंट, the point where income curve and consumption curve intersect with each other, that point is known as, जिस पॉइंट पर इनकम एंड कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, डिनोटेड बाय E, where C equals to Y, which means that at same level of income, उतना ही लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जो मैंने अभी बताया था, सेम लेवल पे इंटरसेक्शन कर रहा है। दैट पॉइंट इज अगेन नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, व्हिच इज डिनोटेड बाय R, where S equals to 0। डन हो गया। जिस लेवल ऑफ इनकम पर इनकम एंड कंजम्पशन बराबर था, उसी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग भी 0 है। एंड द पॉइंट लास्ट, so by joining both the point, कौन सा दो पॉइंट, S and R, and extending it further, saving curve will be derived from consumption curve। बहुत बच्चों को लगता है ये पॉइंट को जोड़ना है, बट नहीं है ऐसा, ये पॉइंट को नहीं जोड़ना है, ये S and R को जोड़कर एक्सटेंड करना है, तभी जाकर आपका सेविंग आएगा, बिकॉज यहां तक तो भैया डिस सेविंग है, जब इसको आगे एक्सटेंड करोगे तभी तो ये सेविंग आएगा। डन, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, डन। अब लास्ट है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, ये बताते हैं। अगेन इसका 4 पॉइंट का हिंट है, 1 2 3 4, इसका भी सेम हिंट रहेगा। क्या रहेगा, सबसे पहले सेविंग का माइनस C बार को कंजम्पशन का C बार से डिनोट करेंगे, OY इज द इनकम कर्व एट 45 डिग्री बताएंगे। फिर सेविंग का ब्रेक इवन पॉइंट को कंजम्पशन का ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेट करेंगे एंड C यानी को जोड़कर एक्सटेंड कर देंगे। बस यही 4 पॉइंट आपको लेकर चलना है, एग्जाम ऐसे क्रैक होगा। चलो, अब इसी को एक्सप्लेन करना है, बिकॉज ये जो पॉइंट आप इससे रिलेट करके कंजम्पशन निकलेगा। अभी कंजम्पशन से रिलेट करके सेविंग निकाले थे, अब सेविंग से रिलेट करके कंजम्पशन निकालेंगे। So in the given figure, SS is the saving curve starting from point S on y-axis. At a zero level of income, it is representing negative saving, because when our income is zero, still we spend some amount of money on our consumption, and that consumption is nothing but this saving, and that is denoted by minus C bar, which means that at same level of income, consumption भी start होगा same point से, and that point is known as autonomous consumption, which is denoted by C bar। मतलब जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग का नेगेटिव सेविंग आता है, डिस सेविंग आता है, उसी लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन का भी C बार आता है। OY इज द इनकम कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन एट 45 डिग्री, जो AS के बराबर है। तीसरा, सेविंग का ब्रेक इवन पॉइंट को कंजम्पशन का ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेट करना है, मतलब जिस लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, उसी लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन एंड इनकम भी आपस में इंटरसेक्ट करता है। So the point where saving curve intersect x-axis, that point is known as break-even point,
denoted by R missing है, where S equals to 0, which means that at same level of income curve and consumption curve intersect with each other. That point is known as B, which is denoted by, yeah, that point is known as break even point, denoted by B, where C equals to Y. Done. अब ये तो पूरा डन हो गया लास्ट. सो बाय ज्वाइनिंग बोथ द पॉइंट सी एंड बी एंड एक्सटेंडिंग इट फर्दर, ये सारे पॉइंट को जोड़कर एक्सटेंड कर देंगे, देन कंजम्पशन कर्व विल बी डिराइव फ्रॉम सेविंग कर्व. बिकॉज यहां तक तो भैया वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, सी बात. जब इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तब तो जाकर वो सेविंग निकलेगा, ये पूरा पार्ट सेविंग. सो ये था आपका डेरिवेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको बार बार रिवाइंड करके आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा. जितना पॉसिबिलिटी था मैं बता दिया, जितना डिटेल वर्जन में बताना था मैंने बता दिया. तो मेक श्योर करना आप एक भी मिस्टेक्स ना करो. जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस में ये सारे ग्राफ आने का बहुत चांसेस है. प्लीज मेक श्योर करके चलना कि भैया आप मिस्टेक ना करो. सो इसी के साथ अगेन हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का वीडियो समाप्त होता है. नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लाएंगे इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो इसी के साथ आज हमारा सेशन समाप्त होता है. बाकी अगेन कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. बाय बाय.